हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशन पनासिया। माय नेम इज भानु प्रताप। सो गाइज, आज जो मैं सीआरपीसी का टॉपिक आपके साथ लेके आया हूँ, दैट इज अबाउट सेक्शन 125 ऑफ द सीआरपीसी विच टॉक्स अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटेनेंस। एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें या फिर हम जुडिशरी में भी बात करें या एलएलबी के स्टूडेंट्स के लिए ये क्वेश्चन कई बार रिपीटेडली आता है। इसके केस लॉज आज हम डिस्कशन करेंगे, इसका जो लॉ है वो क्या कहता है और इसका जो जेनेसिस है वो क्या है, किस तरीके से आज हम उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को देखा नहीं है, सब्सक्राइब नहीं किया, तो गाइस प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। और आपको मेरे चैनल पे मैंने डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दी है, वहां पे आपको मेरे चैनल पे सीआरपीसी की ऑलरेडी 17 वीडियोस आ चुकी हैं, उसकी प्लेलिस्ट दिख जाएगी। मैं सीक्वेंस में लॉ कराते जा रहा हूं। उसके अलावा लेबर लॉ का कंटेंट आपको 60+ वीडियोस मिल जाएंगी, जिसके अंदर मैंने 12 से ज्यादा लेबर लॉज कवर कराए हैं, जो कि आपके एलएलबी के स्टूडेंट्स के लिए, नेट के स्टूडेंट या फिर आपके ईपीएफओ के यूपीएससी के एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल है। उसके अलावा कंपनी लॉ, कंपटीशन लॉ, सबका जो लिंक है वो प्लेलिस्ट में मैं आपको दे देता हूं। नहीं तो आप मेरे चैनल के लोगो पे भी क्लिक कर सकते हैं, वहां से आप टॉप पे एक प्लेलिस्ट का ऑप्शन देखेंगे राइट हैंड साइड में, और प्लेलिस्ट में जाते ही आप एक्सेस कर सकते हैं मेरे कंटेंट जो भी मेरे चैनल पे अवेलेबल है। तो अब सेक्शन 125 शुरू करते हैं। देखिए, सेक्शन 25 बात करता है ऑर्डर ऑफ मेंटेनेंस ऑफ वाइफ्स, चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स। तो सबसे पहली चीज कि हमें समझना पड़ेगा कि मेंटेनेंस जैसी जो चीज है ये एक सिविल राइट है, एक तरीके का, मतलब ये सिविल मैटर से रिगार्डिंग है। तो यहां पे इसको सीआरपीसी में अलग से लाने की कोई स्पेसिफिक नीड या फिर एक स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट क्यों करेगी? देखिए, आपने रियल लाइफ में भी सुना होगा कि जब कोई मैटर सिविल का होता है तो हमारी एक कॉमन मेंटालिटी होती है, यार वो लंबा चलेगा मैटर, आई थिंक थोड़ा खिंचेगा। लेकिन सीआर जब कोई चीज क्रिमिनल से रिलेटेड होती है तो हमें एक डर रहता है, पनिशमेंट का डर रहता है, तो शायद एक प्रेशर बना रहता है। तो सेक्शन 125 जो सीआरपीसी के हम आप देख रहे हैं, इसको हमने बाकायदा मजिस्ट्रेट, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास या फिर दिल्ली के अंदर एमएम की कोर्ट में ये मैटर लगता है, मेंटेनेंस की जो एप्लीकेशन होती है। तो वैसे तो मेंटेनेंस आपका एक सिविल राइट है जो आपका सिविल मैटर्स में लगता है। जैसे आप हिंदू मैरिज एक्ट की बात कर लीजिए, वहां पे मेंटेनेंस के लिए फाइल किया जाता है, या फिर आप अदर केसेस में भी मेंटेनेंस के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो सिविल मैटर के अंदर वो आपका सिविल जज के सामने मैटर लगता है, या फिर आपका फैमिली कोर्ट में मैटर लगता है, ठीक है, प्रिंसिपल जज के सामने। तो बात आती है कि मेंटेनेंस को यहाँ पे सिर्फ इसीलिए किया गया है ताकि जो आपका मेंटेनेंस का काम है ना, थोड़ा स्पीड अप हो, थोड़ा रैंप अप हो, और जो सही में पुअर और डेस्टिट्यूट लोग हैं जिनको पैसे की रिक्वायरमेंट है, या फिर अगर जैसे वाइफ है जिसको पैसा चाहिए अपने आप को मेंटेन करने के लिए, या फिर बच्चे हैं उस व्यक्ति के, या फिर उसके पेरेंट्स हैं, ओल्डर एल्डरली पेरेंट्स हैं, मदर हैं, फादर हैं, तो उस केस में उनको सपोर्ट मिलेगा और वो काम जल्दी होगा। तो यहाँ पे हमने सेक्शन 125 को सीआरपीसी में डाला और हमने मेंटेनेंस का जो प्रोविजन है उसको मजिस्ट्रेट के कोर्ट से, हमने उसका जो भी काम होता है, जो भी ऑर्डर पास होगा, मजिस्ट्रेट की कोर्ट से किया। तो अब ये सेक्शन कहता क्या है, पहले उसको समझते हैं। ये सेक्शन कहता है कि एनी पर्सन having sufficient means neglects, point number 1, or refuses to maintain, point number 2, या तो नेग्लेक्ट करता है या फिर रिफ्यूज कर देता है मेंटेन करने से। इसका मतलब देखिए, नेग्लेक्ट वर्ड के कंटेक्स्ट में अगर हम यहाँ पे बात करें तो नेग्लेक्शन किसी चीज का, कि किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को, मान लीजिए आपके घर में आपके बाल बच्चे हैं, आपके बीवी है, तो वो आपके साथ रह रही है और आप उसको जितना खर्चा चाहिए आप उतना खर्चा उसको नहीं दे रहे, आप नेग्लिजेंस कर रहे हो, कभी देते हो कभी पैसा नहीं देते हो, उससे उसका काम नहीं चल रहा, वो शी इज नॉट एबल टू मेंटेन, द चिल्ड्रन आर नॉट एबल टू मेंटेन देमसेल्फ, तो वहां पे उनका खर्चा नहीं निकल पा रहा। तो आपकी नेग्लेक्ट बिहेवियर की वजह से, आपकी नेग्लिजेंस की वजह से, अगर आपके पास सफिशिएंट मींस है, सफिशिएंट मींस मतलब कि आपके पास लाखों करोड़ों की प्रॉपर्टी नहीं, आपके पास एक अर्निंग, आप एक अर्निंग बॉडी हो, आप एक एबल बॉडी पर्सन हो, आप एक एबल बॉडीड पर्सन हो, आपके पास अर्निंग कैपेसिटी है, आपके पास अर्निंग कैपेसिटी है, और उसके बाद आप मेंटेन नहीं कर रहे, तो इसका मतलब मेंटेनेंस के लिए आपकी वाइफ, आपके चिल्ड्रन, आपके पेरेंट्स आप पे केस करके मेंटेनेंस का पैसा वसूल सकते हैं। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, सवाल आता है कि अब आप दुनियादारी छोड़ चुके हैं, मतलब आप घर में पूरा आप पंडित बने हुए हैं, घर में आप दुनियादारी से आपका कोई लेना देना नहीं है, आप वहीं पे घर पे रहते हैं, तो क्या वहां पे आपको आपके बच्चों की या फिर अपनी वाइफ की मेंटेनेंस की जिम्मेदारी है या नहीं है? तो लॉ कहता है यहाँ पे कि अगर आप एक एबल बॉडीड पर्सन है ना, और आप अर्निंग की कैपेसिटी रखते हैं, आपके पास अर्निंग की कैपेसिटी है,
तो आपको अपने बच्चों को या फिर आपको अपनी वाइफ को मेंटेन करके रखना पड़ेगा, आपको मेंटेन करना पड़ेगा और उसके लिए आपको फंड लाना पड़ेगा। दूसरी कैटेगरी यहाँ पे है रिफ्यूजेस टू मेंटेन। अब रिफ्यूजेस टू मेंटेन में यहाँ पे वो डेलिबरेट एक्शन की बात कर रहे हैं, डेलिबरेट एक्शन की। डेलिबरेट से मेरा यहाँ पे कहना है कि वो जानबूझ के मेंटेन नहीं कर रहा, उसको मना कर रहा है साथ रहने से। तो वहां पे वो चीज अगर आप करते हो डेलिबरेटली, वो एक्शन आप डेलिबरेटली करते हो जिसमें आप अपनी वाइफ को या फिर अपने चिल्ड्रन को मेंटेन नहीं करना चाहते, तो वहां पे उस केस के अंदर वो चीज, वो जो वाइफ है आपकी, वो केस करके मेंटेनेंस का पैसा क्लेम कर सकती है, आपके पेरेंट्स केस करके मेंटेनेंस का पैसा क्लेम कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये दो अलग अलग शब्दों के अलग अलग कॉन्टेक्स्ट हैं। दूसरी चीज, अब सवाल आता है कि यहां पे बात किस किस की चल रही है। तो सबसे पहला आपकी वाइफ, लेकिन कौन सी, जो अनेबल टू मेंटेन हरसेल्फ है, अनेबल टू मेंटेन हरसेल्फ है। ठीक है, पहली चीज ध्यान रखना, वाइफ अगर मेंटेनेंस के लिए क्लेम कर रही है तो इसके लिए ये जरूरी नहीं है कि वाइफ का एकदम पुअर या डेस्टिट्यूट हो जाना नेसेसरी है। पुअर या एकदम एक्सट्रीम पॉवर्टी पे खाने के वांदे हो जाना, ऐसा कोई नेसेसिटी नहीं है कि जब तक डेस्टिट्यूट नहीं होगी, जब तक एकदम अल्टी मतलब एकदम शैटर्ड नहीं हो जाएगी, जब तक एकदम पैसे खत्म नहीं हो जाएंगे, तब तक मेंटेनेंस का क्लेम वो नहीं कर सकती। नो, इस तरीके की कोई बात लॉ नहीं कहता। बात समझ में आई? तो यहां पे अगर वाइफ मेंटेनेंस का क्लेम करे तो रीजनेबल, उसको जो अपना मंथली अपने आप को, अपने जो भी खर्चे हैं उसको मेंटेन करने के लिए पैसा चाहिए, तो उतना पैसा उसको चाहिए ही चाहिए। उसके लिए जरूरी नहीं है कि पहले उसको गरीब होना पड़ेगा, एकदम एंड पॉइंट तक पहुंचना पड़ेगा तब वो मेंटेनेंस का क्लेम कर पाएगी। नो, दैट इज नॉट कवर्ड ओवर हियर। सेकेंड पॉइंट, माइनर चाइल्ड, लेजिटिमेट भी चलेगा और इललेजिटिमेट भी, वेरी इंपॉर्टेंट, दोनों बच्चों को कवर किया हुआ है। दूसरा, मैरिड और नॉट दोनों चलेगा, मैरिड और नॉट दोनों चलेगा, दोनों ही बच्चे यहां पे कवर हो जाएंगे। अब आपके दिमाग में सवाल आएगा, सर एक तरफ तो आप कह रहे हो माइनर चाइल्ड, उसके ऊपर से मैरिड और नॉट दोनों कह रहे हो। हाँ, एक चीज मैं ऐड करा दूं फिर ये इसको एक्सप्लेनेशन आपको देता हूं। अनेबल टू मेंटेन, कि वो अपने आप को मेंटेन नहीं कर पा रहे, तो माइनर मैरिड डॉटर है तो उसका क्या किया जाएगा सर? अगर मान लीजिए माइनर मैरिड डॉटर है मेरी, माइनर मैरिड डॉटर है मेरी, तो फिर साहब उसका क्या किया जाएगा? तो यहां पे आपके दिमाग में एक सवाल आएगा, सर माइनर शादी कैसे कर सकता है, 18 साल तो एज चाहिए ना। तो देखिए, चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट जो है आपका, उसमें 1979 में अमेंडमेंट आई थी और 18 साल एज कर दिया गया लड़की के लिए कि 18 साल की एज होनी चाहिए, उससे कम में शादी नहीं हो सकती। मगर वहां पे पनिशेबल किया गया है, मगर वहां पे शादी को वॉइड नहीं डिक्लेयर किया जाता, शादी वैलिड रहती है। हो सकता है आपको पनिशमेंट मिलेगी, मगर आपकी शादी को वॉइड या फिर शादी को इलीगल या नल एंड वॉइड डिक्लेयर नहीं किया जाता, शादी वैलिड रहती है। तो यहां पे वही चीज कवर करी जा रही है कि अगर माइनर मैरिड डॉटर है, तो देखिए यूजुअली तो डॉटर्स के केस में अगर मैरिड हो गई है तो हस्बैंड देखेगा, लेकिन लेट सपोज हस्बैंड के पास सफिशिएंट मींस नहीं है, लेट सपोज हस्बैंड अभी नहीं खिला पा रहा, हस्बैंड मेंटेन नहीं कर पा रहा, तो वहां पे माइनर मैरिड डॉटर अपने फादर को बोलेगी, अगर फादर के पास सफिशिएंट मींस है, क्योंकि ये सेक्शन शुरू ही हुआ था सफिशिएंट मींस से। तो अगर फादर के पास सफिशिएंट मींस है, अगर फादर मेंटेन कर सकते हैं, अगर फादर खिला सकते हैं, तो उस केस में फादर को, मतलब फादर मेंटेन करें, ऐसी एप्लीकेशन फाइल कर सकती है आपकी माइनर मैरिड डॉटर। और अगर डॉटर मेजर हो जाती है तो वहां पे फिर उसको उसका हस्बैंड ही देखता है, और वो चीज आपके सन पे भी लगता है। सन अगर आपका माइनर है तो आप उसका ख्याल कर रहे हैं, सन मेजर हो गया तो फिर वो अपना देखेगा। लेकिन हाँ, अगर वो अनेबल टू मेंटेन कर, अपने आप को अनेबल टू मेंटेन है, तो वो उस केस के अंदर अगर माइनर है तो माइनर में आपको अपने सन का ख्याल रखना पड़ेगा, मेजर हो जाते ही वो अपना ख्याल खुद रखेगा। तीसरा, चाइल्ड लेजिटिमेट और इललेजिटिमेट बोथ, लेजिटिमेट और इललेजिटिमेट बोथ, मगर मैरिड डॉटर नहीं, ध्यान रखना, एक्सेप्ट, क्योंकि अगर लड़की मेजॉरिटी अटेन कर लेती है तो उस केस में फिर उसका हस्बैंड हो जाता है, उसका हस्बैंड उसको संभालेगा, पिता को संभालने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे मैरिड डॉटर को इस कैटेगरी से एक्सक्लूड कर दिया, क्योंकि यहाँ मेजॉरिटी की बात करूंगा मैं। चाइल्ड हु हैज अटेन्ड मेजॉरिटी, हु हैज, थर्ड कैटेगरी करा रहा हूं, हु हैज अटेन्ड मेजॉरिटी,
who has attained majority, but by reason of abnormality, unable to maintain, by reason of abnormality unable to maintain, तो उस केस में भी एप्लीकेशन फॉर द मेंटेनेंस फाइल की जा सकती है। चौथी कैटेगरी, फादर मदर जो अपने आप को मेंटेन नहीं कर पा रहे, तो उसी केस के अंदर अब सवाल आता है कि क्या फादर के अंदर और मदर के अंदर एडॉप्टिव आ जाते हैं या एडॉप्टिव नहीं आते। तो यहाँ पे एडॉप्टिव फादर मदर यूजुअली कवर हो जाते हैं इस डेफिनेशन के अंदर। इवन कि आप जनरल क्लॉजेज एक्ट की अगर डेफिनेशन भी देखेंगे ना, अगर जो इंटरप्रिटेशन देखेंगे फादर मदर की, तो वहाँ पे आपके फादर मदर के अंदर ये आराम से कवर हो जाते हैं। अब सवाल आता है कि स्टेप मदर आएगी कि नहीं, स्टेप मदर इसके अंदर कवर होती है या नहीं होती, उसके ऊपर बात करते हैं। स्टेप मदर कवर होगी या नहीं, स्टेप मदर कवर होगी। तो यहां पे मैं आपको एक जजमेंट बता रहा हूं, वो जजमेंट स्टेप मदर के कॉन्सेप्ट के रिगार्डिंग बात करता है। जजमेंट का नाम है कीर्तिकांत डी वडोदरिया वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात। डी वडोदरिया वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात 1996 की ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है। अब इसमें हुआ क्या, सुप्रीम कोर्ट के सामने एक सवाल आया कि क्या एक स्टेप मदर अपने स्टेप सन से मेंटेनेंस का क्लेम कर सकती है, मेंटेनेंस के लिए एप्लीकेशन फाइल कर सकती है, नहीं कर सकती। तो लॉ ने यहां पे कहा कि चाइल्डलेस स्टेप मदर कैन फाइल फॉर मेंटेनेंस फ्रॉम stepson, point number 1. Point number 2, if husband has died, अब क्लॉज सुन लीजिए, या तो हस्बैंड मर गया हो, और if alive unable to maintain, और अगर जिंदा भी है तो ख्याल नहीं रख पा रहा, मेंटेन नहीं रख पा रहा, खर्चा नहीं उठा पा रहा, तो उस केस में किया जाएगा वो अनेबल टू मेंटेन। और अगर स्टेप मदर विद चाइल्ड है, तो उस केस में अगर उसके जो रियल बॉर्न सन है, नेचुरल बॉर्न चिल्ड्रन है, अगर नेचुरल बॉर्न चिल्ड्रन अगर उसके पास उसके हैं, तब वो क्लेम नहीं कर सकती। ध्यान रखना, कैटेगरी नंबर 2। तो कैटेगरी नंबर 1 है कि अगर चाइल्डलेस स्टेप मदर है तो मेंटेनेंस के लिए फाइल कर सकती है, किससे, अपने स्टेपसन से फाइल कर सकती है। और शर्त क्या है कि अगर हस्बैंड की मौत हो चुकी है या फिर हस्बैंड जिंदा है तो हस्बैंड मेंटेन नहीं कर पा रहा। और अगर नेचुरल बॉर्न चिल्ड्रन है, उसके अपने बच्चे हैं, तब उसको स्टेप सन से क्लेम करने की राइट नहीं मिलेगा, तब वो स्टेप सन से पैसा नहीं ले पाएगी। अब ये जो सेक्शन है ना, इस सेक्शन के रिगार्डिंग सवाल आता है कि क्या ये सेक्शन सिर्फ हिंदूज पे लगेगा, क्या ये मुस्लिम्स पे नहीं लगेगा, या फिर ये सेक्शन का कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी है या नहीं है, मतलब ये सेक्शन कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है या नहीं है। तो पहली चीज, अगर ये अभी तक कानून में एग्जिस्ट कर रहा है तो इसका मतलब ये कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है। तो यहाँ पे मैं एक दो जजमेंट्स आपको कराना चाहूंगा जहां पे कॉन्सेप्ट आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले मोहम्मद अहमद खान वर्सेस शाह बानो, एक ऐसी जजमेंट 1980s के ज़माने की जिसने पॉलिटिक्स को काफ़ी हद तक बदल के रख दिया। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम वुमेन को राइट टू मेंटेनेंस दिया कि मुस्लिम वुमेन के पास राइट टू मेंटेनेंस होता है। अब लॉ के अंदर एक इंटरेस्टिंग बात समझिए, जो मुस्लिम लॉ के अंदर ना जब मेंटेनेंस का अधिकार है तो वो ना मेंटेनेंस का जो अधिकार होता है वो इद्दत के पीरियड तक ही दिया जाता है। कहां तक दिया जाता है? इद्दत के पीरियड तक। इद्दत का मोटा मोटा मतलब समझ लीजिए, इद्दत के पीरियड डाइवोर्स के बाद एक मुस्लिम वुमेन को ऑब्जर्व करना पड़ता है ताकि पैटर्निटी पता चल जाए कि फादर अगर कल को वो प्रेग्नेंट हो जाती हैं तो उस केस के अंदर कौन उनके फादर हैं, मतलब उस बच्चे का, होने वाले बच्चे का फादर कौन है, ये चीज असर्टेन करने के लिए इद्दत का पीरियड ऑब्जर्व किया जाता है।
तो जो मोटा मोटा 3 मेंस्ट्रुअल साइकिल्स होती है, या फिर अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं है तो 3 ल्यूनर मंथ होता है मोटा मोटा, तो 3 महीने के आसपास का आप समय एज्यूम कर लीजिए। तो इद्दत का पीरियड ऑब्जर्व करना पड़ता है, और उस इद्दत के पीरियड के दौरान अप टू द पीरियड ऑफ इद्दत एक मुस्लिम हस्बैंड को पैसा देना पड़ता है मेंटेनेंस का। तो वो लायबिलिटी वहीं तक रिस्ट्रिक्टेड थी। मगर सवाल आता है कि क्या सेक्शन 125 ऑफ द सीआरपीसी यह अधिकार एक मुस्लिम वुमन को देता कि वो मुस्लिम वुमन यहां से भी अपना राइट क्लेम कर सकती थी, यहां से भी मेंटेनेंस ले सकती थी इवन आफ्टर द इद्दत का पीरियड। तो यहां पे हालांकि मेंटेनेंस का राइट शाहबानों के अंदर मुस्लिम वुमेन को दिया गया और काफी प्रोग्रेसिव राइट था, मगर इसकी वजह से इंडिया की पॉलिटिक्स में काफी उथल पुथल मची और इंडिया की पॉलिटिक्स में काफी चीजें चेंज हुई। तो वहां पे उस टाइम पे राजीव गांधी गवर्नमेंट हुआ करती थी, तो राजीव गांधी गवर्नमेंट ने एक लॉ पास किया, दैट लॉ वाज मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डाइवोर्स, प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डाइवोर्स एक्ट 1986। ये वाला कानून पास करके जो सुप्रीम कोर्ट की शाहबानो जजमेंट थी, उस जजमेंट को कर दिया डाइल्यूट, और कहा इस जजमेंट में कि एक हस्बैंड की जो लाइबिलिटी टू पे द मेंटेनेंस होता है वो होता है अप टू द इद्दत पीरियड, और उसके बाद उसको मेंटेन करने का कोई जिम्मेदारी नहीं होती, जिसकी वजह से मुस्लिम वुमेन के पास अब रिस्ट्रिक्टेड राइट आ गया मेंटेनेंस का, और टेक्निकली अब मुस्लिम वुमेन इद्दत के पीरियड के बाद किसी भी प्रकार का मेंटेनेंस क्लेम नहीं कर सकती। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हुई। जो शाहबानो की जजमेंट थी उसको डाइल्यूशन जो हुआ ना, उसका उस जजमेंट को लेजिस्लेशन ने जिस किस्म से डाइल्यूट किया, जैसे मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डाइवोर्स एक्ट पास करके, उसकी वजह से वो जजमेंट का जो इफेक्ट है वो डाइल्यूट हो गया, वो इफेक्ट एक तरीके से नल एंड वॉइड हो गया। तो अब एक और जजमेंट मैं आपको कराता हूं। कुछ सालों बाद 21वीं सदी के अंदर हमने एक नई जजमेंट देखी, दनियाल लतीफी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। दिस इज अ मच प्रोग्रेसिव जजमेंट। अब हुआ क्या, यहां पे जो एक्ट था ना मुस्लिम वुमेन वाला, उसको तो सुप्रीम कोर्ट ने वैलिड करार दिया। उसको सुप्रीम कोर्ट ने बोला एक्ट में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैलिड करार दिया। जो मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डाइवोर्स एक्ट था ना, जो 1986 में बना था शाहबानो की जजमेंट के बाद, तो उसको तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हमें इस बात से कोई दिक्कत नहीं है, एकदम वैलिड कानून है, कॉन्स्टिट्यूशनली इसमें कोई फॉल्ट नहीं है। मगर सुप्रीम कोर्ट ने दनियाल लतीफी की जजमेंट के अंदर जो मेंटेनेंस का पैसा है उसके रिगार्डिंग कहा कि ये बियॉन्ड द पीरियड ऑफ इद्दत भी लगेगा, ये पैसा बियॉन्ड द पीरियड ऑफ इद्दत भी देना पड़ेगा। और यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने एक वर्ड मेंशन किया, रीजनेबल एंड फेयर मेंटेनेंस। सुप्रीम कोर्ट ने इस वर्ड का जिक्र किया, रीजनेबल एंड फेयर मेंटेनेंस। तो यहां पे दनियाल लतीफी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया की जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने एक वाइडर कन्नोटेशन में जजमेंट दी, और इवन की अब सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी के अंदर एक मुस्लिम हस्बैंड भी लायबल है। इसका मतलब एक मुस्लिम वुमेन भी इस वाले कानून के अंदर केस कर सकती है। तो टेक्निकली बात करें तो मेंटेनेंस का पैसा अगर क्लेम करना है तो सेक्शन 125 के अंदर सीआरपीसी में अगर एक मुस्लिम वुमेन आती है और अपने मुस्लिम हस्बैंड के खिलाफ बोलती है कि मुझे मेंटेनेंस का पैसा दो, तो क्या मुस्लिम हस्बैंड इस ग्राउंड पे मना कर सकता है कि मेरे एक अपने पर्सनल लॉ है और उसके अंदर मैं इसको पैसा देने के लिए मैं उसके अंदर दूंगा, मैं 125 में नहीं दे सकता? नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो 125 का कानून है ना, ये इररेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन बना हुआ है। इसमें रिलीजन का कोई एलिमेंट नहीं है। पर्सनल लॉज के अंदर मेंटेनेंस का प्रोविजन अगर यहाँ पे मुस्लिम लॉज में, तो हिंदू लॉज में भी है, ऐसा नहीं है। मगर ये सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी जो है, ये आपका इररेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन वर्क करता है। इसी वजह से यहाँ पे मुस्लिम हस्बैंड भी उतना ही लायबल होता है, या एक मुस्लिम फादर भी उतना ही लायबल होता है जितना एक हिंदू फादर होगा या जितना एक मुस्लिम फादर लायबल होगा। तो ये आपकी दनियाल लतीफी में मैंने आपको बताया कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी और मेंटेनेंस के अमाउंट के रिगार्डिंग। अब चलते हैं आगे। तो अभी तक सेक्शन 125 में मैंने आपको बताया कि कौन कौन सा व्यक्ति है जो मेंटेनेंस के लिए क्लेम कर सकता है, कौन कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो मेंटेनेंस के पैसे के लिए
आप अप्लाई करेगा तो क्या क्या बताया मैंने आपको, अभी सेक्शन 125 खत्म नहीं हुआ, इसमें मैं अगली क्लास जब लूंगा तो मैं इसको कंटिन्यू कराऊंगा, जो सेक्शन 125 है उसी को कंटिन्यू कराऊंगा। तो मैंने 2 जजमेंट आपके साथ, 3 जजमेंट इनफैक्ट डिस्कस करी आज आपके साथ, और मैंने बताया कि वाइफ आपका क्लेम कर सकती है, पहला। दूसरा, लेजिटिमेट या इलेजिटिमेट माइनर चाइल्ड, मैरिड या नहीं कोई फर्क नहीं पड़ता। तीसरा, अगर मेजॉरिटी अटेन कर ली है तो वहां पे आपका अगर वो एबनॉर्मल है, माइनर, मैरिड डॉटर नहीं आती, मैरिड डॉटर के केस में हस्बैंड उसको उसकी देखभाल करता है, ठीक है। अगर एबनॉर्मलिटी की वजह से नहीं संभाल पा रहे अपने आप को तो कोई बात नहीं, उस केस के अंदर मेंटेनेंस के लिए आप क्लेम कर सकते हैं। और ध्यान रखना, यहाँ पे जिस व्यक्ति के पास पैसा है या सफिशिएंट मीन्स है, वो या तो रिफ्यूज करता है मेंटेन करने से या फिर नेग्लेक्ट करता है। दोनों ही केस सेक्शन 125 में आते हैं। तो सेक्शन 125 अभी आपका खत्म नहीं हुआ, अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे इसी सेक्शन को, और आगे हम 128 तक अभी करेंगे। तो 2 क्लासें हमें और लगेगी, और जजमेंट्स भी मुझे इसमें और करानी है आपको। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम टू मी। थैंक यू वेरी मच।